चलो तो क्लास को करते हैं शुरू। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट को शुरू करेंगे, फिर कल हम एप्टीट्यूड टेस्ट को शुरू करेंगे। तो जब भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, पहली बात तो टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे बोला है, मेरी स्लाइड दिख रही है, मेरी स्लाइड वीडियो सब क्लियर है, क्लास को अब शुरू करते हैं, ठीक है। यस मैम। की क्लास को शुरू करते हैं करिश्मा। मैं आई होप मेरी स्लाइड दिख रही हो और वीडियो क्लियर, ठीक है। तो जब भी हम टेस्टिंग की अगर कोई भी परेशानी हो, वीडियो ना देखे, क्लास ना समझ आए, तो मुझे एक बार मैसेज इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। पहले मुझे बता दो, दिख रही है ना पीडीएफ? पीडीएफ विजिबल है और आवाज भी क्लियर है ना जब मैं पढ़ा रही हूँ? तो ओके ओके, चलो चलो, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, मैं टेस्टिंग की बात कर रही थी, ठीक है। जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे देखें तो कुछ टेस्ट हैं, जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, जैसे आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, बैचलर का अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल, तो एक टाइम पे एक ही बंदा पे वो लग सकता है, ग्रुप पे हम नहीं दे सकते, ठीक है। ग्रुप टेस्ट की बात करें, कुछ टेस्ट जो है ग्रुप पे लगाए जाते हैं, ठीक है। स्पीड एंड पावर टेस्ट, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट, ठीक है, जो हम हमारे देखते हैं, जो हम नेट का दे के आते हैं, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं या परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं हमारे, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑक्यूपेशनल, पर्सनैलिटी एंड स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट। ये सारे हमारे नॉलेज और स्किल के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस किस किस पे रहने वाला है, किन किन टेस्ट को हम डिटेल में समझेंगे, मैं बता दूं एक बार। हम लोग जितने भी हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, मतलब ज़रूरी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम देखेंगे। हम इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे, हम न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे, हम पर्सनैलिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं हम हमसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी क्या होता है, स्पीड एंड पावर टेस्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा, और किस तरीके से टेस्ट को कौन कौन से टेस्ट हैं और कौन कौन से रिपीटेटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या टेस्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट का। उससे पहले हम इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे कि ये है क्या, फिर हम आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट पे, ठीक है। कल आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास होगी, आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे। अच्छा, ऑक्यूपेशनल इन्वेंटरी, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ऑक्यूपेशनल टेस्ट जो है वैसे एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते, बट हाँ, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने नोट्स में ऐड किए हैं तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कहाँ है हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट? बहुत सारे टेस्ट हैं, हाँ, ये रहे। अब इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत करने से पहले, इनकी शुरुआत करने से पहले आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस टेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या है, ठीक है सर। जब भी मैंने आपको टेस्टिंग की हिस्ट्री बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हमारी एंथ्रोपोमेट्री से होती है, जो आपके फ्रांसिस गैल्टन ने दिया है, ठीक है। फ्रांसिस गैल्टन ने इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए कुछ जैसे मेथड्स थे कि आप हिप वेस्ट रेशियो साइज देखिए, या आप मतलब फिजिकल मेजरमेंट के बेसिस पे इंटेलिजेंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहला 1869 में जो फ्रांसिस गैल्टन है, ठीक है, 1869 में जो फ्रांसिस गैल्टन है, उन्होंने पब्लिश किया था अपना सबसे पहला काम, ठीक है, जिसे एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें इन्होंने हमारा जो फिजिकल मेजरमेंट है, जैसे हिप वेस्ट रेशियो लिया था, हाइट ली थी, वेट लिया था, यहाँ का सरकमफेरेंस क्या है, ये क्या है, पूरा मतलब फिजिकल मेजरमेंट के बेसिस पे जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, उसको उन्होंने समझने की कोशिश की, ठीक है। उससे इंटेलिजेंस को समझा गया। तो फ्रांसिस गैल्टन से शुरुआत हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग में सबसे पहले इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। इनके बाद फिर अगर मैं बोलूँ, हमारा जेम्स मैकन कैटल, ठीक है, जेम्स मैकन कैटल को हमने देखा, यहाँ पे लिखा है उनका नाम, हाँ, जेम्स मैकन कैटल। इन्होंने मेंटल टेस्ट जो टर्म है उसकी बात की थी, जो इंटेलिजेंस को मेजर करने में मदद करता है, 1886 में,
ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो हमारा 1905 में आया था। 1905 में एल्फ्रेड बिने ने दिया था और थियोडोर साइमन ने। ऑल्दो इसको बाद में फिर से क्या कहते हैं फिर से इसको अपडेट किया गया। किसने अपडेट किया था? लुइस किसने अपडेट किया था? लुइस टर्मन ने किया था। हाँ, लुइस टर्मन ने क्रिएट किया था स्टैनफोर्ड रिवीजन ऑफ बिने साइमन टेस्ट। जो बिने साइमन टेस्ट है उसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट करके 1916 में लुइस टर्मन ने किया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो चार्ल्स पियर्समैन ने उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। जिन्होंने इंटेलिजेंस की सबसे पहले जो थ्योरी थी वो तो एल्फ्रेड बिने ने दी थी। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी। उसके बाद जो थ्योरी दी गई थी वो चार्ल्स पियर्समैन ने दी थी जिसे टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसमें इन्होंने इंटेलिजेंस को जी फैक्टर और एस फैक्टर में विभाजित करके समझाने की कोशिश करी। तो ये 1916 में किया गया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ये बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, ये बिने साइमन का इंटेलिजेंस स्केल है। ये हेनरी गोडेट है, इन्होंने दिया होगा। ठीक है, इन्होंने इतना पूछा नहीं जाता बट ठीक है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉलेज आपकी होनी चाहिए। 1904 की बात करें तो एल्फ्रेड बिने आस्क फ्रेंच गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद लोअर एबिलिटी। ठीक है, ये जो हमारे एल्फ्रेड बिने थे ये चाह रहे थे, मतलब गवर्नमेंट ने इनसे सामने से बोला कि जो बच्चे स्लो हैं या फिर जो जिनको क्लास में डिफिकल्टी हो रही है उन बच्चों को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एंड वी वांट टू हेल्प दोस स्टूडेंट। ठीक है, जो भी बच्चे लो एबिलिटी के हैं या जिनको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है, उन बच्चों को हमें आइडेंटिफाई करना है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला बेनी से, और उन्होंने बोला आप एक ऐसा टेस्ट बनाइए जिससे हम पता लगा सके कि कौन से बच्चे को ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है या ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है। तो 1904 में गवर्नमेंट ने इनसे बोला और 1905 में बिने ने साइमन के साथ, मतलब एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलके हमारा बिने साइमन टेस्ट जो है सबसे पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया, जिससे बच्चों की जो एबिलिटीज है उनके बारे में पता लगता था कि कौन सा बच्चा स्लो है, कौन सा बच्चा मतलब ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब 30 स्टेटमेंट्स है जो बच्चे की कुछ बेसिक इंटेलिजेंस के बारे में पूछती है, जैसे हैंड मूवमेंट के बारे में कि डायरेक्शन पता लगा पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक स्टेटमेंट्स है, और अगर बच्चा नहीं उन्हें आंसर कर पा रहा तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उस इंटेलिजेंस लेवल में लो है। ठीक है, तो फिर उन बच्चों को एक्स्ट्रा सुपरविजन या एक्स्ट्रा गाइडेंस दी जाती थी बाय अकेडमिक या स्कूल की तरफ से। फिर 1908 में क्या है, बिने साइमन स्केल इज रिवाइज्ड एंड नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप, मतलब जो 30 स्टेटमेंट 58 की गई होंगी। फिर यहाँ पे उसी टेस्ट को, बिने साइमन टेस्ट को लुइस टर्मन ने क्या किया था, रिवाइज किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ टाइमलाइन कुछ इस तरीके से बनती है कि सबसे पहले हमारी आती है, सबसे पहले, ठीक है, 1869 में, जैसे मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ, 1869 में सबसे पहले हमारा एंथ्रोपोमेट्री टेस्टिंग की बात की जाती है, जो फ्रांसिस गैल्टन ने दी थी, जो कहीं ना कहीं फिजिकल मेजरमेंट के बेसिस पे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। 1869 के बाद फिर डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता है, हमारा क्या कहते हैं 1886। ठीक है, पहला ये है, उसके बाद 1886 कभी कभी सीक्वेंस में करने के लिए कहा जाता है, तो यू शुड नो। तो उसमें जेम्स मैकेन कैटल हैं, इन्होंने मेंटल टेस्ट की बात की थी। ठीक है, फिर 1886 के बाद फिर हमारा 1905। ठीक है, 1905 में जो टेस्ट दिया गया था, मैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के हिसाब से देख रही हूँ, इसलिए मैंने ये इनकी थ्योरी नहीं इन्वॉल्व किया, ऑल दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर आप अगर टेस्टिंग की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, टेस्ट की बात नहीं की। ठीक है, तो टेस्ट की बात एंथ्रोपोमेट्री फ्रांसिस गैल्टन ने की। फिर जो जेम्स मैकेन कैटल है उन्होंने मेंटल टेस्ट की बात की। इसके बाद 1905 में हमारे एल्फ्रेड बिने उन्होंने सबसे पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया गया, और इस टेस्ट को, ठीक है, बनाने के लिए 1904 में गवर्नमेंट ने बिने से कहा था, फिर उन्होंने 1905 में ये टेस्ट बना पाए थे। ठीक है, फिर बनाने के बाद फिर इनमें रिवीजन हुआ, ये जो टेस्ट नंबर है वो ग्रू करके, मतलब 30 स्टेटमेंट थी तो 30 से 58 की गई होगी। 58 से बाद फिर 1916 में लुइस टर्मन ने इसी टेस्ट को फिर से रिवाइज किया। ठीक है, फिर से इसी टेस्ट को रिवाइज किया गया, रेशियो फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम बोले तो क्लियरली अब ये सीक्वेंस है। इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो विलियम स्टर्न है, उन्होंने इंटेलिजेंस कोशेंट है उसकी बात की थी। ठीक है, ये भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ। विलियम स्टर्न है, उन्होंने इंटेलिजेंस कोशेंट की बात की थी। ठीक है,
इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात की थी। फिर अगर मैं बात करूँ अभी जो आपका सबसे पहले जो क्या कहते हैं जो टेस्ट आया है, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट तो हमारा अल्फ्रेड बिने ने दिया था, बट फिर बाद में इसी को रिवाइज किया गया लुईस टर्मन द्वारा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपके बैचलर्स का, बैचलर बेलीव्यू टेस्ट दिया गया था 18 क्या कहते हैं 18 नहीं 1939 या कुछ के आसपास, वो डेट मैं आपको श्योर करके बताऊंगी। बैचलर्स बेलीव्यू टेस्ट सबसे पहला टेस्ट, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम उनका लेटेस्ट वर्जन, तो मेरे लेटेस्ट वर्जन जो है वेस 4 यूज कर रहे हैं, बैचलर अडल्ट स्केल 4 यूज किया जा रहा है, ठीक है। और स्टैनफोर्ड बिने में उसका आई थिंक 5th वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम जो लेटेस्ट है जो हम एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं और जहां से एग्जाम में सवाल आता है उस पर हम फोकस करेंगे। ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को आपको याद रखना है कि किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात की है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो लुईस टर्मन है उन्होंने गिफ्टेडनेस की भी बात की थी, इन्होंने गिफ्टेडनेस पे भी स्टडी की थी, ठीक है। जो गिफ्टेडनेस मतलब जो बच्चे होते हैं बिल्कुल सुपीरियर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जिनकी इंटेलिजेंस 130 तक जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जिनकी होती है, तो इन्होंने उन गिफ्टेड जो बच्चे हैं उन पे भी बात की थी। अब यहाँ पे अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, इंटेलिजेंस टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है डिजाइन टू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज हमारी जो रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मेमोरी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड द टेस्ट एम इज टू क्वांटिफाई इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, किसी भी चीज किसी भी कार्य को करने की क्षमता, जो हमारी क्लियरली कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, उन इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स को ये क्वांटिफाई करता है, नंबर में समझने की कोशिश करता है। एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेसेस है, क्लियरली इंटेलिजेंस कितनी है, हम कहते हैं ना इंटेलिजेंस कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं। अब हम बात करें तो इंटेलिजेंस में मेजरली हमारे दो टेस्ट चलते हैं, ठीक है। एक तो हमारा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट चलता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के बाद फिर हमारा जो बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये दोनों को हम इन डिटेल में समझेंगे क्योंकि इन पे इन डिटेल में सवाल भी आते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट की बात करूं तो हमारा बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल मैंने आपको बताया भी था, एक टाइम पे एक ही लगता है, पूरा सूटकेस होता है ये, ठीक है, पूरा सूटकेस होता है। उस सूटकेस में सारे टेस्ट होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा क्यूब क्यूब वाला टेस्ट भी होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं हमारे, नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं, वर्बल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। जब भी मैं एक इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करूं, जब भी मैं इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करूं तो इसमें हमारे वर्बल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं और हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं। अगर मैं वर्बल टेस्ट की बात करूं तो जिसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है, जिसके लिए आपको जो एटलीस्ट आपके पास 5th से 6th ग्रेड की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, मतलब आपका एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे वर्बल आइटम्स होते हैं या चीजें जो है लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो ये कल्चरली बायस्ड है। ये जो टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कल्चरली बायस्ड होते हैं। और वर्बल से मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वर्ड्स है उनका इस्तेमाल होता है। नॉन वर्बल जहाँ सिंबल्स का यूज होता है, ये कल्चर फेयर होते हैं, ठीक है। पर ये ओवरऑल टेस्ट जो है ये कल्चरली बायस्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्बल कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ टास्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, कि आप कितने टाइम पीरियड में कोई पर्टिकुलर टास्क कर पा रहे हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट जो बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हम पढ़ने वाले हैं इसमें है, ठीक है। तो मेजर द अडल्ट इंटेलिजेंस, जो अडल्ट की इंटेलिजेंस है उसको मेजर किया जाता है। इंडिविजुअल टेस्ट है तो 1 to 1 होगा, एक बार पे एक ही इंसान पे होगा, ठीक है। तो वेरियस डोमेन में जो इंसान है उसकी इंटेलिजेंस को स्टडी किया जाता है, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, 4 एरियाज में क्लियरली देखा जाता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। अब इन चारों को हम समझेंगे आगे। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल की बात करें तो वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अडल्ट असेस अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब ये पहले जो था ये 16 साल तक के बच्चों के लिए था, ठीक है। फिर अब बैचलर अपना टेस्ट क्यों लाए, अगर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट अच्छा था, क्यों लाए? वो इसलिए लेके आए क्योंकि जो आपका स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल था ये शुरुआत में सिर्फ 16 साल तक के बच्चों की ही इंटेलिजेंस को स्टडी कर पा रहा था, मतलब ये 2 से 16 साल तक के लोगों को ही स्टडी कर पा रहा था। तो उसके बाद क्या हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती नहीं है? क्या उसके बाद हम हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उनमें कोई चेंज नहीं आता? क्या उसके बाद हम इंटेलिजेंस को नहीं पढ़ेंगे क्या? अगर मैं 25 साल की हूँ मुझे जानना है मेरी क्या इंटेलिजेंस है, और अगर मैं स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट नहीं यूज कर पा रही तो कोई और टेस्ट तो होना चाहिए ना जिससे मैं अपनी इंटेलिजेंस को मेजर करूँ।
तब आपके बैचलर्स ने अपना टेस्ट दिया था, सबसे पहला बैचलर वैल्यू टेस्ट दिया था। फिर उसके बाद और भी वर्जन आए, अभी जो हम यूज कर रहे हैं बैचलर्स का अडल्ट, हम हम फोर्थ, मतलब वो कहने के लिए फोर्थ वर्जन है, बट वो एग्जैक्टली फिफ्थ टेस्ट है। फिफ्थ क्यों है? क्योंकि बेलीव्यू को नंबर वन में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। पहले बैचलर बेलीव्यू टेस्ट आता है, फिर बैचलर का वन वर्जन, फिर सेकंड वर्जन, फिर थर्ड वर्जन, फिर फोर्थ वर्जन। तो वो फोर्थ वर्जन कहने के लिए फोर्थ है, बट वो फिफ्थ टेस्ट है, क्योंकि बेलीव्यू को वन पे नहीं रखा जाता। ठीक है, तो हम जो बैचलर का फोर्थ वर्जन है वो यूज करते हैं। ग्रुप टेस्ट की बात करें तो क्लियरली एक ग्रुप में किया जाता है, ठीक है, जहाँ इंडिविजुअल की रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव नॉन वर्बल एरियाज, ठीक है, जो सारे एरियाज है उनको मेजर करते हैं। ऑटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली जिन टेस्ट को हमें पढ़ना है उन पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंटेलिजेंट टेस्ट की अगर बात की जाए तो ब्रॉड कॉग्निटिव एबिलिटीज को देखता है, स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग है, मतलब ये पहले से स्टैंडर्डाइज किया गया। जो बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये लोगों पे पहले से ही इसकी नॉर्मिंग की गई है, पहले से ही स्टैंडर्डाइज किया गया, रिलायबिलिटी वैलिडिटी सब चेक करके रखिए। एटलीस्ट 2000 लोगों पे वो स्टैंडर्डाइज किया गया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है कॉग्निटिव एबिलिटी को देखने के लिए, क्योंकि होलिस्टिक व्यू से देख रहे हैं, सिर्फ एक एरिया नहीं इन्वॉल्व हो रहा, हर एरिया पे हम इंडिविजुअल को असेस करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है और स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। हम देखेंगे क्या क्या एग्जैक्टली इन टेस्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट अभी हम लेटेस्ट वर्जन का देख रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन का देखेंगे। ऑल्दो ये पुराने वर्जन में जब था तो ये सिर्फ 16 साल तक के लिए था, पर अब जो ये लेटेस्ट बना है उसमें हम 2 से 85 लोगों की एबिलिटीज को मेजर कर सकते हैं, मतलब 2 से 85 उम्र के लोगों की, ठीक है। So is a widely used assessment tool designed to measure the intelligence and cognitive ability. It was developed as a revision of original Binet-Simon test. जो बिने और साइमन टेस्ट है उसका रिवाइज किया गया था लुइस टर्मन द्वारा 1916। ये पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसमें जो असेसमेंट किया जाता है इंटेलिजेंस का, द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट टू इवेल्युएट द पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डिटरमाइन द इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं इसमें, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है इंसान का वो मेजर किया जाता है। एज रेंज क्या है, 2 से अडल्ट तक, मतलब पहले जो होता था क्लियरली 2 से 16 साल तक के बच्चों के लिए होता था, ठीक है। और यहाँ पे 4 एरियाज है, ठीक है, 4 नहीं 5 है, ठीक है, 5 एरियाज है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा जो पुराना वाला टेस्ट है, ठीक है, क्लियरली जिसको रिवाइज किया गया था लुइस टर्मन द्वारा, वो है, ठीक है। फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव, विजुअल, स्पेशल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो ये 5 एरिया में था। फ्लूइड रीजनिंग की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम को कितना अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हो कि नहीं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी होती है। फिर नॉलेज, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, जीके के क्वेश्चन आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथ्स आपकी कितनी अच्छी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, मतलब स्पेस को कितना बेहतर समझ पाते हो, ठीक है, स्पेस को कितने इफिशिएंटली यूज कर पाते हो, नेविगेशन, रास्तों को समझना, मैपिंग करना, ठीक है। स्पेशल रिलेशन की, इस रूम में अगर जितना स्पेस है तो किस तरीके से रूम की सेटिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग विजुअल इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल रिलेशनशिप, तो ये विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग होएगा। और वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी मतलब एबिलिटी टू होल्ड एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन। वर्किंग मेमोरी क्लियरली है कि आप इन्फॉर्मेशन को कितने टाइम तक, जो भी, जैसे आपने अभी कोई फोन नंबर पढ़ा, ठीक है, कोई भी फोन नंबर या ओटीपी आया तो कितनी देर तक आप उसे होल्ड कर पा रहे हैं, कितना आप मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो फ्लूइड रीजनिंग देखी जाती है, नॉलेज देखी जाती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखी जाती है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग देखी जाती है और वर्किंग मेमोरी, ठीक है, इनको देखा जाता है। 2 सेकंड रुकेंगे, ये इन्होंने हिस्ट्री दी है, हाँ, ठीक है, रुको 2 सेकंड, चार्ज पे लगाने दो मुझे। हम्म, ठीक है। तो ये इन एबिलिटीज को यहाँ चेक किया जाता है। और यहाँ पे क्या, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू स्कोर विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। नॉर्मेटिव डाटा लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब एक क्लियरली नॉर्म है जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। एक नॉर्म मतलब आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। नॉर्मेटिव में क्या है, आपकी परफॉर्मेंस दूसरे इंसान से कंपेयर की जाएगी। एक जो 100 का, जैसे एवरेज इंटेलिजेंस हमने निकाल रखी है, हम 100 की, जैसे एवरेज स्कोर है किसी भी सेट का, एवरेज स्कोर है 100, तो हम
कंपेयर करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को कि जो एवरेज है, जो मीन है, उससे आपकी परफॉर्मेंस कितनी डेविएट होती है, कितना आप मीन से आगे जाते हैं, कितना मीन से पीछे रहते हैं। तो विद स्कोर्स टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 85 टू 150 कंसिडर्ड एवरेज। ठीक है, 85 से 115 तक अगर किसी की इंटेलिजेंस आती है तो वो एवरेज में कंसिडर होता है, उसकी इंटेलिजेंस एवरेज है। अगर 85 से कम होती है तो हम क्या कहते हैं, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। अगर 115 से ऊपर होती है तो हम कहते हैं अबव एवरेज इंटेलिजेंस। तो हम कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को कंपेयर करने वाले, इसलिए इसे नॉर्मेटिव डाटा भी कहा जाता है। ठीक है, जो टेस्ट है स्टैंडर्डाइज किया गया है डाइवर्स पॉपुलेशन पे, अलाउ फॉर रिलायबल कंपैरिजन। ठीक है, रिलायबली आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मेटिव सैंपल है, उसमें मतलब ऑलरेडी लोगों पे, बहुत लोगों पे ये अप्लाई हो चुका है, उसके बेसिस पे नॉर्मिंग की गई है, मतलब एवरेज निकाला जा चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि किस कितनी इंटेलिजेंस आएगी तो आपकी इंटेलिजेंस लो है, कितनी इंटेलिजेंस आएगी तो आपकी इंटेलिजेंस एवरेज से हाई है, कौन से गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कौन से इंटेलेक्चुअली स्लो बच्चे होते हैं, ये सारा जो है स्कोरिंग ऑलरेडी की गई है लोगों पे इसे अप्लाई करके। तो स्टैंडर्डाइज है, ऑलरेडी ऑलरेडी इसकी नॉर्मिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लियरली बता रखा है कि सबसे पहले, जैसे इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं ना, ऐसा नहीं है ये एक ही वर्जन है। सबसे पहला जो वर्जन था वो 1905 में दिया गया था, पहले गवर्नमेंट ने इससे कहा था, इनसे बिने से 1904 में कहा था कि आप ऐसा टेस्ट बनाइए जिससे हम जो बच्चे स्लो हैं, जो वीक है, उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए या उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो 1905 में बिने एंड साइमन ने कौन सा टेस्ट बनाया, सिंपली 30 स्टेटमेंट का टेस्ट बनाया। ठीक है, जिसमें 30 आइटम से हमारे जो बच्चों की जो बेसिक लेवल की जो इंटेलिजेंस है ना वो स्टडी करते थे, जैसे डायरेक्शन पता लगाना, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, डायरेक्शंस के बारे में पता लगाना, और कुछ कुछ बहुत बेसिक चीजें थी उसमें। ठीक है, अब फिर बाद में इसमें फिर और चेंजेस हुए। ठीक है, चेंजेस होते रहे, चेंजेस होते होते आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस हुए। अब जो हम देख रहे हैं, हम जो देखेंगे लेटेस्ट, हमें 2003 का पढ़ना है, जो स्टैनफोर्ड बिने 5th वर्जन है। मैंने आपको बोला था स्टैनफोर्ड बिने का 5th वर्जन हम यूज करते हैं, जो रॉइट्स ने दिया है। किसने दिया, रॉइट्स ने। 5 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमें स्टडी करना है, इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे लुइस टॉमन जो है, उन्होंने 1916 में उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को ही लुइस टॉमन है उन्होंने चेंज किया था, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा था इसे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उस पे इसकी नॉर्मिंग की गई थी, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था, इसलिए इसे फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा गया था। तब ये लुइस टॉमन ने किया है। 1916 में जो टेस्ट दिया गया था वो लुइस टॉमन ने किया, पर उन्होंने अपना नाम नहीं जोड़ा, उन्होंने ये बिने का ही टेस्ट है तो इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा था। और इसमें इन्होंने फिर रेशियो आईक्यू जो मेथड है उसको इन्वॉल्व किया। रेशियो आईक्यू मेथड से ही हम फिर इंटेलिजेंस को देखते हैं। अब रेशियो आईक्यू मेथड भी हम देखेंगे क्या है। रेशियो आईक्यू मेथड इसमें ज्वाइन किया गया कि कैसे हम इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, 1905 में सबसे पहले दिया गया, 1916 में इसको फिर से अडेप्ट मतलब अपडेट किया गया बाय लुइस टॉमन द्वारा, जिसमें रेशियो आईक्यू मेथड है उसको भी ज्वाइन किया गया। और अब जो लेटेस्ट वर्जन हम पढ़ रहे हैं वो क्लियरली हमारा 2003 में दिया गया है, स्टैनफोर्ड बिने 5th वर्जन, जो रॉइट्स ने दिया है। ठीक है, तो अब हम उसको देखेंगे इसमें एग्जैक्टली क्या है। हमारी असिस्ट तो 5 एबिलिटी ही हो रही है, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल रीजनिंग एंड वर्किंग मेमोरी, पर दोनों उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से। वर्बल मतलब जहां हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जहां हम जो वर्ड्स है उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, वोकैबुलरी क्लियरली मतलब हमारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। नॉन वर्बल जहां हमारे सिंबल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, वर्बल क्या हो जाएगा, जहां पे वर्ड्स का यूज हो रहा है, जिसके लिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना, जिसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यू हैव टू बी एजुकेटेड। जहां वर्बल टेस्ट हो जाते हैं वहां आपका एजुकेटेड होना जरूरी है, और ये कल्चरली बाइज्ड रहते हैं। बट अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं, यू नीड नॉट टू बी एजुकेटेड, आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये कल्चरली फेयर होते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल क्लियरली हमारे सिंबल्स का जहां हम यूज करते हैं, जहां इमेजेस का यूज होता है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है, इसका इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एबिलिटीज फ्लूइड रीजनिंग देखी जाती है। तो वर्बल तरीके में कैसी देखी जाएगी, वर्बल फ्लूइड रीजनिंग। आपके पास क्वेश्चन आयर होगा, आपको पढ़ के बताना होगा। नॉन वर्बल में भी क्वेश्चन आयर होगा, बट उसमें सिंबल्स के फॉर्म में पूछी जाएगी। नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, आपकी वर्बल नॉलेज, जीके के क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपकी नॉलेज देखी जाएगी बट सिंबल्स के फॉर्म में।
यहाँ क्वांटिटेटिव, यहाँ पे आपको मैथ्स की प्रॉब्लम करनी होगी, यहाँ पे भी मैथ्स की प्रॉब्लम होगी, बट वो सिंबल्स के फॉर्म में आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे विजुअल स्पेशल रीजनिंग देखी जाएगी, ठीक है। तो सारी एबिलिटीज आपकी देखी जाएगी, बट यहाँ पे वर्बल वे में देखी जाएगी, यहाँ पे नॉन वर्बल वे देखी जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इस हिसाब से आप समझेंगे 10 यहाँ पे हमारे जो टेस्ट हैं वो लगते हैं, क्योंकि 5 एबिलिटीज है। 5 एबिलिटीज को हम वर्बली भी देखते हैं, नॉन वर्बली भी देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे 10 टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बोला हमारा रेशियो आईक्यू मेथड है, उसको हम यूज करते हैं। रेशियो आईक्यू मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेशियो आईक्यू मेथड हमारी आईक्यू को कैसे टेस्ट करता है, आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो MA हमारा क्या है, MA इज योर मेंटल एज, जो इंसान की मेंटल एज क्या है, कि इसकी दिमागी जो समझ है वो 6 साल के बच्चे की, दिमागी समझ की जब हम बात करते हैं तो क्लियरली हमारी मेंटल एज होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं CA मतलब मेरी क्रोनोलॉजिकल एज, मेरी क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो जाएगी, मेरी बायोलॉजिकल एज। मेरी बायोलॉजिकल एज क्या है कि मेरी जो उम्र है, मेरी उम्र क्या कहते हैं 25 साल की है, आई एम 25, तो दिस इज व्हाट माय क्रोनोलॉजिकल एज। और मेरी मेंटल एज क्या है, जो मेरी दिमागी समझ। तो यहाँ मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड की जाती है और फिर इंटू की जाती है 100 से। तो क्लियरली इस तरीके से हम हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको निकालते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज की बच्चा जो है 6 साल का है, मेंटल एज की उसकी दिमागी समझ भी 6 साल की है। तो इस तरीके से हम MA अपॉन CA करते हैं और इंटू करते हैं 100 से, ठीक है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, उसकी जो दिमागी समझ है, कि उसकी दिमागी समझ भी यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है 6 है, और उसकी उम्र भी 6 साल है। तो इसी तरीके ने इन्होंने क्या किया, इसको कट करके फिर 100 इन्होंने इंटेलिजेंस निकाली। और इन्होंने ये बोला है, ये जो मेथड है रेशियो आईक्यू मेथड जो है, बस 16 साल तक के जो बच्चे हैं उन तक की ही इंटेलिजेंस को स्टडी कर सकता है, ये आगे वाले बच्चों की नहीं कर सकता, ठीक है। फिर बाद में तभी डेविएशन मेथड दिया गया था, ठीक है। रेशियो मेथड नहीं काम कर रहा था, तो डेविएशन मेथड, डेविएशन आईक्यू मेथड है वो दिया था, वो वेशलर ने दिया था कि हम जो 16 साल से भी आगे के उम्र के जो बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस को स्टडी करें। तो रेशियो आईक्यू मेथड से सिर्फ हम किन बच्चों को स्टडी कर सकते थे, हम उन बच्चों की इंटेलिजेंस को स्टडी कर सकते थे जिनकी 16 साल तक उम्र है, ठीक है। तो रेशियो आईक्यू मेथड जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये रेशियो आईक्यू मेथड है, ये सिर्फ 16 साल तक के बच्चों की जो इंटेलिजेंस है उन तक के ही इंटेलिजेंस को स्टडी कर सकता है, आगे नहीं कर सकता। आगे अगर आपको स्टडी करना है तो आप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, जो हमारे जो बैचलर है उन्होंने दिया। ये देखो, जो पहला टेस्ट दिया था आपके विनय साइमन ने, जिसमें मैंने बोला 30 स्टेटमेंट थी जिससे वो बच्चों की इंटेलिजेंस को प्रेडिक्ट करते थे, वो ये स्टेटमेंट है, फॉलो अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द, आंखों से आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है, ग्रैस्प एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट विद अ टच, टच के थ्रू आपको छोटा ऑब्जेक्ट जो है उसको ग्रैब करना है, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट थी कि वेयर इज योर हेड, आपको पॉइंट आउट करना है कि आपका हेड कहाँ है, पुट योर फिंगर ऑन विंडो, विंडो कहाँ है वो बताओ, नेम द ऑब्जेक्ट, सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, बताया जाएगा, पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके के जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे पूछी जाती थी बच्चे से, 30 स्टेटमेंट थी और इनसे ही बच्चों से सवाल पूछा जाता था, ठीक है। फिर हमारा आर्मी अल्फा टेस्ट है और आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट की बात करें तो जब वॉर का टाइम हो रहा था तो मिलिट्री सर्विसेज में लोगों को भर्ती करने के लिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट का इस्तेमाल हुआ था। आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो क्लियरली एजुकेटेड लोगों पे किया गया था, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, जो जो एजुकेटेड पीपल है उन पे किया गया था, ठीक है। अल्फा, द अल्फा वाज बेस्ड ऑन द अनपब्लिश्ड वर्क ऑन ओटिस ने दिया था, एंड द कंसिस्ट 8 वर्बल लोडेड टेस्ट। अब देखो वर्बल है, वर्बल से ही समझ जाना, एजुकेटेड लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट का यूज किया गया था। तो इसमें 8 वर्बल लोडेड टेस्ट होते हैं जो आपकी हाई फंक्शनिंग रिक्रूटमेंट देखते हैं। आज भी अगर मैं बोलूँ कोई हाई ऑफिसर लेवल पे किसी को लेना है, मिलिट्री में हाई पोजीशन पे किसी को लेना है, तो उन पे ये टेस्ट लगाए जाते हैं, बैचलर एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये सारे टेस्ट जो है आज भी हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन पे ही लगाए जाते हैं, उनकी जो कि उनको मतलब देखा जाता है, और एक टेस्ट नहीं बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं देखी जाती, ये भी देखा जाता है कि वो लोगों से किस तरीके से बेहतर तरीके से बात करते हैं, ठीक है। उनका कम्युनिकेशन वे भी देखा जाता है, वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी एबिलिटीज उनकी देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या, ओरल डायरेक्शंस कितने फॉलो कर रहे हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल जजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, सिनोनिमम एंटोनिमम पेयर
फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, डिसअरेंज सेंटेंस को अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, नंबर सीरीज कंप्लीशन, जो नंबर्स की सीरीज होती है उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, जैसे 2 है तो 4, फिर 6, फिर 8, जो भी सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है, एनालॉजीज कर पा रहे हैं कि नहीं, इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। तो 8 टेस्ट अल्फा आर्मी अल्फा टेस्ट के लिए था, और पता होना चाहिए ये एजुकेटेड लोगों के लिए था, ठीक है, और आर्मी बीटा टेस्ट था, ठीक है। आर्मी बीटा टेस्ट हमारे जो ये टेस्ट जो है इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर सीरीज, डिसअरेंज सेंटेंसेस, और फिर हमारे जो एंटोनियम सिनोनियम हम बचपन में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जजमेंट, ठीक है, दे आर नियर द क्लाउड, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मिलिट्री में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट है। जो आर्मी बीटा टेस्ट है ये क्लियरली नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है, ये ग्रुप में दिया जाता है। नॉन वर्बल टेस्ट मैंने आपको बोला ये ग्रुप में दे सकते हैं, ठीक है। वर्बल टेस्ट जो हमारे क्लियरली होते हैं वो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। तो नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, ग्रुप में ये लोगों को दिया जाता था, भरी मात्रा में लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। वॉर का टाइम था, लोगों को रिक्रूट करना था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को बुलाया जाता था, ग्रुप में उनको टेस्ट दिया जाता था, फिर बाद में उनको भर्ती किया जाता था। तो डिजाइन फॉर द यूज ऑफ इलिटरेट एंड रिक्रूट whose फर्स्ट लैंग्वेज was not English, जिनकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, क्योंकि जो हमारा टेस्ट था इंग्लिश में था, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते उन लोगों के लिए था। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस विजुअल परसेप्शन। अब लैंग्वेज नहीं है तो दूसरे मेथड्स होंगे। अब दूसरे क्या क्या मेथड्स है, जैसे विजुअल परसेप्शन, मोटर टेस्ट कि मोटर स्ट्रेंथ उनकी कितनी है, रास्ते को ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं, मेज जैसे वो जो रैट था कॉग्निटिव मैप बनाता है, वैसे ही हमारे ह्यूमंस कॉग्निटिव मैप बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स, ये सब। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी देखी जाती थी, और सिंबल्स कितना समझ पाते हैं ये चीज यहाँ देखी जाती थी। ये यर्किस instruct the examiner to use largely pictorial and gestures method, कि gestures के थ्रू वो बताएं, पिक्चर्स के फॉर्म में वो चीजों को उन्हें समझा पाए, फॉर एक्सप्लेनिंग द टेस्ट टू प्रोस्पेक्टिव आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि आगे उनकी आर्मी में फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, उस परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने, ठीक है। असिस्टेंट स्टूड atop a platform at the front of the class and engage in pantomime to explain the 8 टेस्ट, मतलब ये जो 8 टेस्ट है यहाँ पे नॉन वर्बल तरीके से होते थे, और उनको एक्सप्लेन किया जाता था कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, पिक्चर्स के फॉर्म में, गेस्टर्स के फॉर्म में, कि ये आपको परफॉर्म करना है, फिर वहां पे वो उस तरीके से परफॉर्म करते थे। तो नॉन वर्बल टेस्ट था, इलिटरेट अनएजुकेटेड लोगों के लिए था आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से था, सिंबल्स का यूज किया जाता था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं है, देयर इज नो वर्ड, ओनली इमेजेस, ओनली सिंबल्स, सिंबल्स है, इमेजेस है, बट यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये टेस्ट, ठीक है। अब हम हमारा बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है, ठीक है, जो सिर्फ 16 साल तक के बच्चों के लिए, फिर ये अडल्ट्स के लिए भी है, ठीक है, जो अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो रिफर टू द सीरीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन टू मेजर द कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इन इंडिविजुअल अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। तो ये अडल्ट इंटेलिजेंस क्या कहते हैं, बैचलर्स का अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो अडल्ट्स के लिए है, बैचलर्स का इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए भी है, ठीक है, प्री स्कूल वालों के लिए भी है ये, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज में, हर कैटेगरीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो मेजरली 4 डोमेन स्टडी किए जाते हैं, जैसे वहां पे मैंने आपको 5 डोमेन बताया, वहां पे क्या कहता है हमारा क्वांटिटेटिव, फ्लूइड रीजनिंग, जीके, ठीक है, और जीके के साथ साथ फिर हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव था, ठीक है, जिसमें हम मैथ्स प्रॉब्लम वगैरह करते हैं, जीके था जहां हम नॉलेज देखते हैं, फ्लूइड रीजनिंग जहां हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को देखते थे, और हमारे 3 और टेस्ट थे, ठीक है। 3 और क्या क्या थे हमारे, चलो आगे पीछे जाएंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि ये जो है चीजें पूछी जाती है। तो यू वर्बल तरीके से था, नॉन वर्बल था, तो टोटल 10 टेस्ट थे, ठीक है। 5 हमारे डोमेन थे, पर टेस्ट टोटल 10 थे, क्योंकि उन्हीं उन्हीं को हम वर्बली भी देखते थे, उन्हीं को हम नॉन वर्बली भी देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, तो बैचलर स्किल जो है 4 डोमेन को यहाँ इन्वॉल्व करता है। तो 4 डोमेन क्या है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्शुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। तो यहाँ पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में जितनी भी हमारी वोकैबुलरी है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन करना, ठीक है। आपने देखा होगा पेपर 1, जब नेट के बच्चे पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन को समझना, शब्दों के मीनिंग को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वर्बल मटेरियल, कि आप वर्बल मटेरियल को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं।
परसेप्चुअल रीजनिंग क्या कह रही है कि आप कितना नॉन वर्बल ये फ्लूइड रीजनिंग कर पा रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब आपकी जो मैंने बोला, आप जो क्लियरली हमारे जो सिंबल्स के जो टेस्ट होते हैं कि आप कितना सिंबल्स को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा आप जो इमेजेस हैं उनको समझ पा रहे हैं। तो नॉन वर्बल और फ्लूइड रीजनिंग एबिलिटीज तो हमने ऊपर भी देखी थी, फ्लूइड रीजनिंग एबिलिटीज, ठीक है, जो पिक्चर्स के फॉर्म में जो टेस्ट होते हैं। वर्किंग मेमोरी मतलब हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, जो वर्किंग मेमोरी है मतलब शॉर्ट टर्म मतलब हमारी इंफॉर्मेशन को हम कितना बेहतर मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो एबिलिटी टू होल्ड एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, जैसे आपको कोई लिस्ट दे दी और लिस्ट देने के बाद मैंने बोला इस लिस्ट को आप पढ़ो, 2 मिनट दे दिए, पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसे रिकॉल करो। तो कितना आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पा रहे हो, होल्ड करने के बाद आप कितना उसे मैनिपुलेट करके रिट्राइव कर पा रहे हो, तो ये वर्किंग मेमोरी। प्रोसेसिंग स्पीड कितना स्पीडीली मतलब कितना टाइम पे आप परफॉर्म कर पा रहे हो किसी टास्क को। तो स्पीड ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कि कितना टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो ये 4 डोमेन यहाँ पे हम 4 डायमेंशंस को स्टडी करते हैं और टोटल यहाँ पे हमारे 10 टेस्ट होते हैं, ठीक है। देखते हैं 10 टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए भी है, एडल्ट्स के लिए भी है, क्लियरली, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी देखा जाता है, एडल्ट्स के लिए भी। यहाँ पे सिमिलैरिटी, वोकैबुलरी, ब्लॉक डिजाइन, ये कुछ टेस्ट है, ठीक है, कुछ टेस्ट इन कंपोनेंट्स के अंदर है। देखेंगे हम एक क्या टेस्ट है। बैचलर टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज किया गया है, मैंने बताया था पहले भी, एटलीस्ट 2000 लोगों पे स्टैंडर्डाइज किया गया है, नॉर्मिंग की गई है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे, तभी हम इसको जनरलाइज कर पाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन पे। नॉर्मेटिव डाटा ये क्लियरली लेता है, ठीक। आप देख सकते हैं नॉर्मिंग की गई है ऐसे, इस तरीके से हम इस टेस्ट को समझते हैं, ठीक है। अबाउट 68 ऑफ द पीपल फॉल इन द रेंज ऑफ विद इन 100 मतलब इनके बीच में क्लियरली हमारे जो 100 के बीच में जहाँ हमारा मीन आता है, तो इतनी इतनी 68 पॉपुलेशन हमारी यहाँ फॉल करती है। 2% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एक्सट्रीम्स में जो गिफ्टेड लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी परफॉर्मेंस है, वो 2% यहाँ फॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे वो 2% है जो इतनी ही ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्लो है, जिनकी बिल्कुल कहते हैं ना बहुत कम मात्रा में इंटेलिजेंस है, जो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो लेस देन 2 ऐसे लोग हैं, लेस देन 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जैसे गिफ्टेडनेस। और हमारी जो 68 पॉपुलेशन है, 68% की जो पॉपुलेशन है वो एवरेज में फॉल होती है, बीच में फॉल होती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 13% है, यहाँ पे 13%, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये बताया गया है कब कब रिवाइज किया गया है कि आपका बैचलर का वैल्यू टेस्ट फिर सेकंड वर्जन मतलब किस किस तरीके से ये रिवीजन हुए हैं। सबसे पहले हमारा बैचलर का वैल्यू टेस्ट आया 1939 में, जो 7 से 69 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए था। फिर हमारा बैचलर्स का 1955 में आया था, जो 16 से 64 तक के लिए था। फिर हमारा मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ बता रखा है। अब जो हम यूज करते हैं वो 2008 वाला टेस्ट है, ठीक है। 2008 का है, जो 16 से 90 साल की उम्र के बच्चों की इंटेलिजेंस को देखता है। ये वेस 4 है, ठीक है, 4th वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों के लिए भी है, ये प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए, पीपी वाला प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 4 से 6 साल के बच्चों की इंटेलिजेंस को देखा जाता है, 3 से 7 साल के बच्चों की इंटेलिजेंस, और मतलब अलग अलग तरीके से इसमें है। आप देख सकते हैं ये वर्जन है हमारे। अभी जो हम ये लेटेस्ट यूज कर रहे हैं या जिस पे सवाल पूछे जाते हैं वो है हमारा ये वाला टेस्ट, ठीक है। वेस 4 2008 में दिया गया है, जो 16 से 90 साल के लोगों के इंटेलिजेंस को असेस करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये आप देख सकते हैं। ये 6 से 16 साल के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो इनके वर्जन भी क्रिएट किए गए हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे वर्जन क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। हमारे क्या क्या कंपोनेंट है ये देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 डोमेन्स है, उनको स्टडी किया जाता है। 4 डोमेन्स क्या क्या हैं? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, ठीक है, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे 3 टेस्ट होते हैं, सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी एंड इन्फॉर्मेशन। सिमिलैरिटीज की बात करें तो क्लियरली देखा जाता है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है आपस में दो चीजों में। वोकैबुलरी, हमारी वर्ड जो वोकैबुलरी कितनी अच्छी है शब्दों को प्रोनाउंस करने की वो, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देखी जाती है कितनी नॉलेज है, जीके की कितनी नॉलेज है, ये हमारा एक्स्ट्रा टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो 10 टेस्ट हैं वो हम यूज करते हैं, और हैं हमारे 15 टेस्ट, ठीक है। यूज में इन यूज मतलब जो यूज करने वाले हैं वो 10 टेस्ट हैं, ठीक है। पर 15 मतलब कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी इन्वॉल्व किए गए हैं। सपोज करो कोई किसी पे अगर इन्फॉर्मेशन जी के हम यूज नहीं कर पा रहे तो कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा टेस्ट हमारे पास होते हैं,
तो ये आप याद रखेंगे, सिमिलैरिटी, वोकैबुलरी, इन्फॉर्मेशन। आपको बस इतनी चीज़ों पे ध्यान देना है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स है कि चीज़ों को हम कितना समझ पाते हैं, परसीव कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक डिजाइन होता है, ब्लॉक को डिजाइन करना होता है, मेट्रिक रीजनिंग की जाती है, विजुअल पजल, पजल को आपको ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें जो सप्लीमेंट्री जो एक्स्ट्रा टेस्ट है वो फिगर एंड वेट एंड पिक्चर कंप्लीशन। फिर आप वर्किंग मेमोरी बात करें, वर्किंग मेमोरी मतलब जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे है ना, जो परसेप्चुअल रीजनिंग है ये आपकी नॉन वर्बल एबिलिटीज को देखता है। नॉन वर्बल मतलब आप क्लियरली ब्लॉक को कितना जल्दी डिजाइन कर पाते हो, जो पजल है उसको कितना जल्दी आप फॉर्म कर पाते हो। मेट्रिक रीजनिंग आपकी क्या है कि वही जो हमने जो सिंबल्स के फॉर्म में जो इमेजेस देखी थी, ठीक है, जो हमारी सिंबल्स, जो रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिक रीजनिंग है उस तरीके से, ठीक है। अब वर्किंग मेमोरी की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी देखी जाती है कि कितनी स्पीड है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने की। तो डिजिट स्पैन, यहाँ पे आपको डिजिट्स जो है वो लर्न करने के लिए दी जाती है, या फिर आपको लिस्ट दी जाती है, वो लर्न करके आपको होल्ड करनी है। अर्थमेटिक नंबर्स को आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर लेटर नंबर सीक्वेंसिंग भी देखी जाती है। लेटर नंबर सीक्वेंसिंग जैसे अल्फाबेट वाले जो हमारे टेस्ट होते हैं, अगर आपने पेपर वन देखा होगा तो वहाँ पे किया जाता है, अल्फाबेट्स होते हैं उनको फिर उनके ऊपर टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। अल्फाबेट को नंबर में कोड किया जाता है उस तरीके से। कोडिंग भी यहाँ देखो होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कितना स्पीडीली आप आंसर कर रहे हो। सिंबल्स हो, सिंबल को आइडेंटिफाई करना होता है, कोडिंग करनी होती है, ठीक है। कैंसिलेशन यहाँ सप्लीमेंट में है। तो ये जो टेस्ट है इस तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं, ये आप देखेंगे। ये सारे वर्बल टेस्ट है, वर्किंग मेमोरी वाले और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के, ये सारे हमारे वर्बल टेस्ट है। और परसेप्चुअल, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसिंग स्पीड हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट है। यहाँ हमें परफॉर्म करना होता है। देखो इस तरीके का सूटकेस है, सूटकेस में इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, ठीक है। वैसे मैं ओवरऑल इमेज भी दिखाऊंगी। सूटकेस होता है ये पूरा, ठीक है, हमने यूज किया है। सूटकेस में आप देखेंगे इस तरीके से ये जो ब्लॉक्स है इनको बनाना होता है। ऐसे यहाँ पे ये आपके पास मैनुअल भी होती है, मैनुअल में क्लियरली दिया होता है कि कैसे बनाना है। पजल्स है, पजल्स को आपको ज्वाइन करना होता है। वर्बल टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, इसमें जीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर इसमें रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती है जहाँ पे इमेजेस होती है, उन इमेजेस से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे क्लियरली आप देख सकते हो ये वर्बल टेस्ट को मेजर करते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट को, ठीक है। तो वर्बल में इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जीके से आपसे पूछ लिया कि चलो सपोज करो इंडिया की क्या कैपिटल है, कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज जो हमारी जीके के क्वेश्चन। डिजिट स्पैन में क्या है कि आपको लिस्ट दी जाती है, ठीक है। एग्जामिनी आस्क टू रिपीट द सीरीज ऑफ डिजिट, डिजिट्स आपको दी जाती है और आपको वो रिपीट करनी है, मतलब आपको याद करके रिपीट करनी है। वोकैबुलरी मतलब आपको 35 जो वर्ड्स हैं एग्जामिनी से पूछे जाएंगे, कितनी क्लियर वोकैबुलरी है। अर्थमेटिक मतलब एग्जामिन टू आस्क, जो प्रॉब्लम है, मैथ्स प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन दिए जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, उन सवाल को आपको आंसर करना है, ठीक है। कोई नया वर्ड है तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनी इंडिकेट वर्ड वे टू आइटम्स आर अलाइक, मतलब दो वर्ड जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कोई दो शब्द है तो इनमें क्या कॉमनैलिटी है, क्या सिमिलैरिटी है। अगर मैं बोलूँ पेन में और पेपर में क्या सिमिलैरिटी है, कि ये कॉमन चीज के लिए यूज किया जाता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं ऑरेंज और एप्पल में क्या सिमिलैरिटी है, कि दोनों ही फ्रूट है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज जो है चीजों में आइडेंटिफाई करने के लिए कही जाती है। या मैंने बोला बेड और चेयर में क्या है, कि दोनों सपोज करो फर्नीचर है, एज अ फर्नीचर यूज किए जाते हैं, तो ये सिमिलैरिटीज बतानी होती है। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट में पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर के मिसिंग पार्ट्स होते हैं, आपको कंप्लीट करना होता है। पिक्चर्स को पजल टाइप की होती है, पूरा कंप्लीट करना होता है। पिक्चर अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये सेंसिबल स्टोरी क्रिएट करनी होती है। पिक्चर को ऐसे अरेंज करना है कि स्टोरी क्रिएट करनी है, ब्लॉक डिजाइन करना है, ब्लॉक्स को, रेड ब्लॉक्स को ऐसे करके डिजाइन करना होता है, ऑब्जेक्ट को असेंबल करना है, पिक्चर की पजल प्रॉपर करनी है। डिजिट सिंबल, ठीक है, डिजिट सिंबल क्या है, एग्जामिन फिल इन अ स्मॉल बॉक्स विद अ कोडेड सिंबल, ठीक है। कुछ सिंबल दिए गए जैसे अल्फाबेट्स है, ए से क्या किया जाएगा, अल्फाबेट लिखे जाएंगे ए बी सी डी, ठीक है, ई। फिर इनको कुछ सिंबल दिए जाएंगे, सपोज करो इसको ये सिंबल दिया है, इसको ये दिया है, इसको क्या कहते हैं, कुछ भी सिंबल दिया है, ऐसे दिया है। फिर बाद में आगे जाके आपको एक बार देखना होगा, देखने के बाद फिर आपको रैंडमली लिखा होगा ई का क्या सिंबल था, डी का क्या था, बी का, तो ये याद किए हुए सिंबल आपको फिर यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। तो वोवल सब टेस्ट, ठीक है, जैसे क्या है, इन्फॉर्मेशन पूछनी है, जीके की नॉलेज पूछनी है तो कैसे पूछेंगे, हु वाज द फादर ऑफ आवर कंट्री,
ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट ने बनाया है तो क्लियरली उनकी ही जीके की सवाल हमसे पूछे जाते हैं। वो एट व्हाट टेम्परेचर डज आइस फ्रीज, तो कुछ ऐसे हमारे सवाल पूछे जाते हैं। वर्बल सब टेस्ट की बात करें तो क्लियरली सिमिलैरिटीज, इन व्हाट वे आर रेड ग्रीन अलाइक, किस वे में दोनों अलाइक हैं, सेम है, दोनों कलर हैं। हाउ अ वर्म एंड अ चिकन अलाइक, वर्म और चिकन कैसे अलाइक है। इन व्हाट वे आर लाउड एंड सॉफ्ट अलाइक, किस दोनों ही साउंड है, सॉफ्ट साउंड लाउड साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिट स्पैन, ये आपको मैथ्स की प्रॉब्लम करनी है, कॉम्प्रिहेंशन को समझना है, ठीक है। तो वोकैबुलरी, व्हाट इज एन ऑरेंज, ठीक है, तो आपकी वोकैबुलरी देखी जाती है। ये आप देख सकते हो ब्लॉक डिजाइन किया जाता है इस तरीके से। मेट्रिक रीजनिंग, ये आपकी मेट्रिक रीजनिंग, ठीक है। जहां भी हम मेट्रिक रीजनिंग की बात करें तो ये देखो मैंने बोला ना सिंबल्स में आपके सवाल होते हैं और आपको आंसर करना है, तो ये आपके रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है ना वहां पे यूज किया जाता है। जहां भी मेट्रिक रीजनिंग की बात है तो आपके दिमाग में रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आना चाहिए, मैट्रिक्स रीजनिंग टेस्ट। या फिर आपके दिमाग में केटल का कल्चर फेयर टेस्ट आता है, ये कल्चर फेयर होते हैं। मेट्रिक रीजनिंग जो है ये कल्चर फेयर है, कल्चर फेयर के क्योंकि आप किसी भी कल्चर को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर लैंग्वेज का यूज होता है तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज करता है, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने अगर कोई टेस्ट बनाया तो वो तो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाएंगे, वो तो इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे जो भारत के लोग हैं, अब आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो हिंदी जानती है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम तो हिंदी समझ पाएंगे ना, हम तो नहीं कर पाएंगे वर्बल टेस्ट, तो हमें ये टेस्ट दिए जाएंगे, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है हम ये टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिगर ऑफ वेट्स जो हमने एक्स्ट्रा में पढ़ा था, कोडिंग इस तरीके से कोडिंग की जाती है, मैंने बताया। यहाँ देखो नंबर लिखे हैं, नंबर्स को कोड दिया गया है, इस तरीके से कोड दिया गया है, इस तरीके से। अब आगे आप इन नंबर्स को जैसे आगे 2 है तो 2 को आप इस तरीके से लिखोगे, 5 की क्या कोडिंग की गई है, 5 की ये कोडिंग है तो इसको इस तरीके से लिखोगे, तो ये आपको लिखना होता है, पहले आपको कोडिंग बताई जाती है फिर इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो विजुअल पजल है, इस पजल को यहाँ पे विच 3 ऑफ दीज पीसेस गो टुगेदर मेक द पजल, कौन से 3 पीसेस मिला के इस पजल को बनाएंगे, ठीक है। व्हेन आई से गो ड्रॉ अ लाइन थ्रू द रेड स्क्वायर एंड येलो ट्रायंगल, रेड स्क्वायर से येलो ट्रायंगल तक आपको एक क्या बनाना है, एक लाइन बनानी है, रेड स्क्वायर से येलो ट्रायंगल तक एक लाइन बनानी है, तो शायद कुछ इस तरीके से ऐसे मैच किया जाता हो, ठीक है। पिक्चर को कंप्लीट करना होता है, जो भी मिसिंग पार्ट है, ठीक है। इसमें मिसिंग पार्ट आप देख सकते हो, इसकी मुच्छी नहीं है, तो मतलब इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा वैशनल अडल्ट अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आप देख रहे हो कितना डिटेल है, कितना वास्ट है। तो इंसान की सारी जो एबिलिटीज है एक ही टेस्ट में, सिंगल टेस्ट में सारी एबिलिटीज असेस हो रही है। वर्बल एबिलिटीज भी आप देख रहे हैं, आप नॉन वर्बल भी देख रहे हैं, आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो कितना बढ़िया टेस्ट है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, जिसका 4th वर्जन हम अभी यूज करते हैं। 16 से 90 साल के लोगों के लिए, 16 to 19 ईयर, पियर्सन असेसमेंट, ठीक है, जो पब्लिशर है पियर्सन ने किया है, 2008 में दिया गया है। यहाँ पे 15 टेस्ट है जिसमें से हम 10 कोर टेस्ट, ओवरऑल 15 टेस्ट है, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्री टेस्ट भी इन्वॉल्व है, पर कोर टेस्ट जो है वो 10 है, मतलब एक इंडिविजुअल पे हम 10 टेस्ट लगाते हैं। अगर उन 10 में से एक हम चलो सपोज करो नहीं लगा पा रहे, या उस पर हमारा पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो हम उन 15 में से, मतलब जो 5 बचे हुए टेस्ट है उनमें से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। मेन इंडेक्स, मतलब जो मेन डायमेंशन है वो है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखती है, आप कितने अच्छे से जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। परसेप्चुअल रीजनिंग, जो प्रोसेसिंग स्पीड है आपका, रिएक्शन कितना, मतलब आप देखो जो हमारी परसेप्चुअल रीजनिंग है और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ये कैसे अंतर करता है, ये ऐसे अंतर करता है कि आपका मोटर मूवमेंट देखा जाता है, कितना स्पीडीली आप रिएक्ट कर पा रहे हैं, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कितना जल्दी से आपने देखा और आप इतना जल्दी जल्दी परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपकी देखी जाती हैं, ठीक है। परसेप्चुअल रीजनिंग, आप चीजों को, सिंबल्स को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, उनसे मीनिंग निकाल पा रहे हो, ठीक है। वर्किंग मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन आपकी जो वोकैबुलरी है वो देखी जाती है। तो आप देख सकते हो ये हमारे नाम आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल मैंने सारी चीजें यहाँ इन्वॉल्व की है, तो सब आपको पता होना चाहिए। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, जो हमारा परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स है उसमें ब्लॉक डिजाइन, मेट्रिक रीजनिंग, विजुअल पजल एंड पिक्चर कंप्लीशन, ठीक है। ऑप्शनल है, ये भी बताया गया है, ठीक है। 10 कोर तो आपको पता होने चाहिए, सप्लीमेंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डिजिट सिंबल, अर्थमेटिक, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं।
आपको पता होना चाहिए आई की स्कोर टिपिकली स्केल विद अ मीन ऑफ, यहाँ पे मीन जो है वो 100 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का है। हमने स्टैंडर्डाइज किया गया है, नॉर्मिंग की गई है, तो ऑलरेडी इसका मीन निकाला गया है, तो मीन आपको पता होना चाहिए 100 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 15 की है, ठीक है। ये फुल स्केल आईक्यू स्कोर है वो देता है, ठीक है। ओवरऑल स्कोर जो है कॉग्निटिव एबिलिटी के, मतलब ओवरऑल फुल स्केल देता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक एबिलिटी छोड़ी गई हो। ड्यूरेशन क्या है, 65 से 80 मिनट्स लगते हैं एक टेस्ट को करने के लिए, ठीक है। तो आप लगभग मना सकते हो 2 घंटे में कुछ क्या कहते हैं, 2 घंटे में नहीं, पर 1 से 130 आवर, ठीक है। 1 घंटे से लेकर आप कह सकते हो 1 आवर एंड 30 मिनट्स तक के लिए हाईली रिलायबल है, अच्छी रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी भी अच्छी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके का टेस्ट है, इमेज भी डाली गई है, 4th वर्जन है, 2008 में दिया गया था। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को अलग अलग मेजर्स पे ये असेस करता है। यहाँ पे क्या क्या सिमिलरिटीज में क्या असेस किया जा रहा है, वोकेबलरी में क्या असेस किया जा रहा है, सारी चीजें यहाँ दी गई हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको? देखो मैं बता रही हूँ, हमने यहाँ बहुत चीजें डिस्कस, पर आपको ध्यान किस पे देना, यू हैव टू फोकस ऑन बैचलर्स का अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो 2004 में दिया गया है, जिसमें हम 4 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो टेस्ट आपको अच्छे से करना है, उसकी एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो स्टैनफोर्ड बिने का जो 5th वर्जन जो रॉइट्स ने दिया गया है, ठीक है, रॉइट ने दिया है, आई थिंक किसमें दिया, 2008 में दिया है क्या, कुछ जिस भी ईयर में दिया है वो आपको रिमेम्बर करना है, ठीक। हम दोनों को ही ये टेस्ट अच्छे से रिमेम्बर करना है। एक तो ये टेस्ट जो वेज बताया है, ठीक है, ये टेस्ट इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन भी हो तो मैंने आपको बताया सिमिलरिटीज में हम क्या देख रहे हैं, वोकैबुलरी में क्या देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं। अगर आप समझ लेंगे, एक एक चीज को समझ लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये टेस्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आरबी अल्फा आरबी बीटा आपको पता होना चाहिए कि एजुकेटेड लोग पे होता है, अनएजुकेटेड पे होता है। साइमन बिनेट टेस्ट आपका कब दिया, किसने दिया पहली बार, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये टेस्ट कहाँ है हमारा, ये, ठीक है। तो फ्लूइड रीजनिंग टेस्ट की जा रही थी, नॉलेज टेस्ट की जा रही थी, क्वांटिटेटिव, विजुअल स्पेशल रीजनिंग एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है, ये 2 चीजें और चेक टेस्ट की जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो ये है, आई नो बहुत सारी चीजें हैं, बट एक बार आप थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है, इतनी भी ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं है। हाँ, तो हम इंटेलिजेंस टेस्ट हम कर चुके हैं, इन डिटेल में कर चुके हैं। जैसे ये चीज है ना कि जो ओवरव्यू दिया है, पूरा टेबल जो मैंने इन्वॉल्व किया, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में होता है, मीन क्या है इसका, ठीक है, कौन कौन से डायमेंशन हम स्टडी कर रहे हैं, टोटल कितने कोर टेस्ट कितने हैं, सप्लीमेंट्री टेस्ट कितने हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे सब इन्वॉल्व है, कौन सा वर्बल है, कौन सा परफॉर्मेंस है, जैसे कोडिंग आपका परफॉर्मेंस है, विजुअल पजल आपका नॉन वर्बल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक डिजाइन आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है वो भी देखा जाता है। ये कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर इंटेलिजेंस, ये भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये बच्चों के लिए है, ठीक है। कॉफमैन असेसमेंट ऑफ बैटरी फॉर चिल्ड्रन, KABC, लाइन विद द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ऑफ दास, जो दास ने मॉडल दिया है, ठीक है, किरबे और दास ने पास मॉडल दिया है, ये उस पर निर्भर होता है, ठीक है। ये बच्चों के इंटेलिजेंस को स्टडी करता है, ठीक है। तो द टेस्ट कंप्राइजिंग 7 टेस्ट simultaneously processing sub test of sequential processing and achievement scale consisting 6 tests, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्लियरली जो ये टेस्ट है, पहली बात तो ये समझो कि हमारा जो कॉफमैन असेसमेंट बैटरी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कॉफमैन असेसमेंट जो बैटरी है, ये पूरी बैटरी है, मतलब एक टेस्ट नहीं है। जैसे हमारा बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस के लिए वो पूरी बैटरी है, उसमें सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बहुत सारे टेस्ट है। वैसे ही ये भी बैटरी है, बैटरी में मतलब हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए है, बच्चों की इंटेलिजेंस को असेस करता है, ठीक है। तो ये 1983 में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ दास, जो दास का इन पास मॉडल है उसके थ्रू दिया गया है, तो किस पे निर्भर है, पास मॉडल। आप अगर बेसिक्स पढ़ेंगे आपके DSSB के कोर्स में, तो क्लियरली वहां पे मैं बता रही हूँ, और आगे जब मैं डिस्कस करूंगी तो ये इंटेलिजेंस की जब थेरीज हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये पास मॉडल है, पास मॉडल में क्या है, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद अराउजल, अराउजल के बाद साइमल्टेनियसली हम प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, सक्सेसिवली प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 सब टेस्ट हैं जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल, ठीक है, सक्सेसिव प्रोसेसेस को हम सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं, जहाँ एक के बाद एक चीजों को हम समझते हैं।
साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार पे सारी चीजों को समझा जाता है। सक्सेसिव मतलब एक एक करके जब हम चीजों को समझते हैं। तो दो डायमेंशन है, उनको देखा जाता है यहाँ पे। तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की जाती है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की जाती है। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज एंड ऑर्गेनाइज विजुअल स्पेशल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या है, सीरियली प्रोसेसिंग की जाएगी कि एक एक करके हम चीजों को बिट बाय बिट एक इन्फॉर्मेशन को समझें। ठीक है, और हमारी जो साइमल्टेनियस है, एक टाइम पे ही सारी चीजों को समझा जाता है। तो दोनों चीजें यहाँ देखी जाती है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग और मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ कॉग्निटिव एंड अचीवमेंट। ठीक है, चीजों को हम समझते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो द मीन जो है, मीन हमारा 100 का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेकंड एडिशन जो है कॉफमैन का एबीसी, सेकंड वर्जन दिया गया है 2004 में। फर्स्ट वर्जन है वो हमने देखा है ये 1983 में दिया गया है। ठीक है, जो हम सेकंड वर्जन पढ़ रहे हैं वो हमारा 2004 में दिया गया है, के एबीसी सेकंड वर्जन। ठीक है, तो के एबीसी मॉडल भी इसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, तो के एबीसी मतलब कॉफमैन असेसमेंट बैटरी। क्या है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी जिसमें टू डिस्टिंक्ट थ्योरेटिकल मॉडल हैं, जो ल्यूरा, ठीक है, केटल हॉर्न कैरल बिफोर टेस्ट एग्जाम डिसाइड। ठीक है, तो आपको इतना वो नहीं जाना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस इतना जानना है, ये पास मॉडल पे निर्भर है, बच्चों पे है। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, इसका सेकंड वर्जन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग देखी जाती है, साथ में जो अचीवमेंट टेस्ट है वो दिया जाता है, बच्चे की जो अचीवमेंट एबिलिटी है वो देखी जाती है। और ये बच्चों पे लागू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट दिखता है, वर्ड ऑर्डर, नंबर रिकॉल, हैंड मूवमेंट बच्चों के देखे जाते हैं। ये सीक्वेंशियल टेस्ट है। साइमल्टेनियस में आपके ट्राइंगल, फेस रिकॉग्निशन, गेस्टाल्ट क्लोजर, इस तरीके से टेस्ट है, प्लानिंग देखी जाती है बच्चों में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉफमैन सेकेंड वर्जन भी है। ठीक है, फिर बाद में दिया गया होगा 2018 में भी दिया गया है। ठीक है, तो कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, नॉर्मेटिव अपडेट दिया गया है 2018 में। तो आप देख सकते हैं, ये टेबल आप देख लें, टेबल भी अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए काफी है। ठीक है, जो पहला मॉडल है वो ल्यूरा, जो ल्यूरा टेस्ट है, ल्यूरा ब्रास्का टेस्ट, उस पर निर्भर था, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा जो मॉडल है वो आपके केटल हॉर्न कैरल की थ्योरी है, उस पर निर्भर है। थर्ड मॉडल आप देख सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों से रिलेटेड है। अब ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट, पोस्ट ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। चलो ये परफॉर्मेंस टेस्ट हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। अगर मुझे भी कुछ चीज़ें याद हैं तो मैंने बहुत बार रिवाइज किया है चीज़ें, और अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ तो वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। आपको बस नोट्स को पढ़ना है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। लास्ट मैंने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तक जो क्लास ली है टेस्टिंग की, वो मैंने शेयर कर दी है। आप नोट सेक्शन जाके देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अभी तक के लिए मैं नोट्स जो है वो भी आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी अभी शेयर कर दूं। ठीक है, कोशिश यही होगी अभी शेयर कर दिया जाए, और आपको एक एक चीज रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं बता दूं फोकस आपका क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें दी हैं, एक तो आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए, हिस्ट्री, जो हमने हिस्ट्री डिस्कस करी वो आपको पता होनी चाहिए। एक एक हिस्ट्री जो मैंने वो पूरा टेबल दिया है, टेबल से पढ़ो, जो एक्स्ट्रा चीजें बताइए वो पढ़ो। आपको स्टैनफोर्ड देने का जो क्या कहते हैं फिफ्थ वर्जन है, जो रॉइट्स ने दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मैंने क्लियरली आपको बताया कि 5 डायमेंशन स्टडी करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल वे में। फ्लूइड रीजनिंग आपकी स्टडी की जाती है, क्वांटिटेटिव मेजर, आपकी नॉलेज, आपकी विजुअल स्पेशल और आपकी वर्किंग मेमोरी। तो 5 डायमेंशन को हम वर्बली नॉन वर्बली दोनों वे में स्टडी कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, अच्छे से। ठीक है, फिर हमारा जो बैचलर का अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, जो फोर्थ वर्जन हम स्टडी कर रहे हैं, क्लियरली 2008 में दिया गया है, जो एक से वन मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा 1 आवर और 130 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो 4 डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, परसेप्शुअल रीजनिंग और हमारी वर्किंग मेमोरी स्टडी की जाती है। 15 टेस्ट हैं टोटल, 10 कोर टेस्ट हैं, 5 हमारे सप्लीमेंट्री हैं। उनके अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या क्या असेस कर रहे हैं,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से वर्बल हैं, कौन से नॉन वर्बल है, कौन से परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए वर्बल टेस्ट क्या होते हैं। वर्बल टेस्ट जो हमारे क्लियरली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं, कल्चरली बायस्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंटेलिजेंस के, ठीक है। और अगर नॉन वर्बल की बात करूँ तो ग्रुप में दिए जाते हैं, ये कल्चरली फेयर होते हैं, यहाँ सिंबल्स का यूज होता है, इमेजेस का यूज होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करूँ तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है टास्क पे, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपका रिएक्शन टाइप कैसा है, कितने टाइम पे आप कर ले रहे हैं, कितने टाइम पे नहीं कर पा रहे। जैसे अभी हम परफॉर्मेंस टेस्ट देखने वाले थे, जो भाटिया का ब्लॉग डिजाइन टेस्ट, ठीक है, जैसे हम देखने आते हैं, हमने देखा नहीं है, मैं बताऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे आपके एक एक जो मेट्रिक रीजनिंग का टेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको 2 टेस्ट है, उन पे अच्छे से ध्यान देना, और कॉफमैन टेस्ट जो मैंने लास्ट में आपको कॉफमैन एबीसी टेस्ट है, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी टेस्ट, वो भी आपको देखना है। वो जो टेबल में मैंने अच्छे से बताया, वो टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है कि पहले फर्स्ट वर्जन जो आया था वो किस पे निर्भर था, ल्यूरिया के मॉडल पे, दूसरा वर्जन जो हमारा कैरल हॉर्न का जो थ्योरी थी उस पे था, और फिर थर्ड वर्जन उनका नॉर्मेटिव फॉर्म जो आया है वो आप देखेंगे। तो उतना आपको पता होना चाहिए, और बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए है, ठीक है, ये जो पास मॉडल है उस पर निर्भर है। तो इन सब चीजों की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। रिवाइज करो, अच्छे से रिवीजन करो, नोट शेयर करूंगी, नोट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो पूछो, मैं समझाऊंगी, बट ये ऐसी चीजें जो आपको रिमेम्बर रखनी है, तो बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार, ठीक है। चलो क्लास को करते हैं ओवर, अब हम मिलेंगे कल। कल हम एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे, आज हमने इंटेलिजेंट टेस्ट देखे, ठीक है, कल हम एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे, ओके, ओके। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। नोट्स अभी शेयर कर दूंगी मैं।